रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 13। मुखिया वरुण। वशिष्ठ ने खड़े होकर हाथ जोड़कर सम्मान से प्रणाम करते हुए कहा। वरुण मिथिला से लौटे ही थे और गुरु वशिष्ठ उनके आने का इंतजार कर रहे थे। वशिष्ठ कद में वरुण से लंबे थे, लेकिन मजबूत मुखिया की तुलना में दुबले पतले। गुरु वशिष्ठ। वरुण ने भी विनम्रता से अभिनंदन का जवाब दिया। हमें अकेले में बात करनी है। वशिष्ठ तुरंत ही सचेत हो गए। वह मुखिया को एक शांत स्थान पर ले गए। कुछ पल बाद ही वो अपने 4 छात्रों और दूसरे लोगों से दूर आश्रम के पास बहती शांत धारा के पास बैठे, ताकि कोई उनकी बात न सुन सके। बात क्या है मुखिया वरुण? वशिष्ठ ने विनम्रता से पूछा। वरुण मिलनसारिता से मुस्कुराए। आप और आपके एक छात्र यहाँ कई सालों से रह रहे हैं गुरुजी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब हमें ठीक तरह से एक दूसरे को अपना परिचय दे देना चाहिए। वशिष्ठ ने सावधानी से अपनी लंबी दाढ़ी में हाथ फिराया और न समझने का दिखावा किया। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब, जैसे अब अयोध्या के राजकुमारों को किसी व्यापारी या धनी व्यक्ति की संतान होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ का मन अचानक से चारों लड़कों की तरफ गया। वो थे कहाँ? क्या वरुण के योद्धाओं ने उन्हें बंदी बना लिया था? अपने पारंपरिक कानून के हिसाब से मुखिया वरुण की प्रजाति को अयोध्या के राजवंशियों को शरण देने की इजाज़त नहीं थी। शायद मैंने समझदारी से काम नहीं लिया। मैंने सोचा था कि लंका या मलय पुत्रों के क्षेत्र से बाहर रहकर हम सुरक्षित रहेंगे। वशिष्ठ आगे झुके। अगर आपको अपने कानून की चिंता है तो आपको याद रखना चाहिए कि आप अपने मेहमानों या शरण में आए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वरुण मुस्कुराए। मैं आपको या आपके शिष्यों को कोई नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहता गुरुजी। वशिष्ठ ने चैन की सांस ली। क्षमा करें अगर मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई हो तो, लेकिन मुझे एक सुरक्षित स्थान की ज़रूरत थी। हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वरुण ने शांति से कहा। मैं आपको बाहर नहीं निकालना चाहता, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ गुरुजी। वशिष्ठ हैरान रह गए। क्या आपके लिए अयोध्या राजवंशियों की मदद करना गैरकानूनी नहीं है? हाँ है, लेकिन हमारी प्रजाति का एक सर्वोच्च कानून भी है जिसके सामने दूसरे सारे नियम रद्द हो जाते हैं, और वही हमारे अस्तित्व का मुख्य मकसद है। वशिष्ठ ने समझने का दिखावा करते हुए हाँ में सिर हिलाया, हालांकि वह दुविधा में थे। आप हमारा युद्ध नारा जानते होंगे, हर कीमत पर विजय। जब हमारे सिर पर युद्ध के बादल मंडराते हैं तो हम अपने सारे नियमों को अनदेखा कर देते हैं, और अब युद्ध शुरू होने ही वाला है मित्र। वशिष्ठ उन्हें देख रहे थे, पूरी तरह से घबराए हुए से। वरुण मुस्कुराए। कृपया ये मत सोचिए कि मुझे नहीं पता मेरा वायुपुत्र भतीजा आश्रम में रात को क्या करने आता है। वो सोचता है कि वो अपने काका को मूर्ख बना सकता है। वशिष्ठ पीछे को हुए, मानो उनकी आंखों से कोई पर्दा उठा हो। हनुमान? हाँ, उसके पिता मेरे चचेरे भाई हैं। वशिष्ठ चौंक गए, लेकिन उन्होंने संयत लहजे में सवाल किया, क्या वायु केसरी आपके भाई हैं? हाँ। वरुण को हनुमान और वशिष्ठ के बीच का संबंध पता था। बहुत साल पहले गुरु ने उनके भतीजे की मदद की थी। उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि अभी हालात जटिल हैं। आप कौन हो? वशिष्ठ ने आखिरकार पूछा। मेरा पूरा नाम वरुण रत्नाकर है। अचानक हर बात समझ आ गई। वशिष्ठ उनके दूसरे नाम की महत्ता जानते थे। उन्हें मित्र मिल गए थे, शक्तिशाली मित्र, वो भी संयोगवश। अब सिर्फ एक ही काम करना रह गया था। वशिष्ठ ने अपनी दाहिनी कोहिनी को बाएं हाथ से पकड़ते हुए दाहिने हाथ की मुट्ठी से माथा छूकर वरुण प्रजाति को परंपरागत तरीके से प्रणाम किया। उन्होंने सम्मान से प्राचीन अभिवादन भी दोहराया, जय देवी मोहिनी। वरुण ने एक भाई की तरह वशिष्ठ की बाहें पकड़ ली और जवाब दिया, जय देवी मोहिनी। सप्त सिंधु में भारतीयों का भगवान सूर्य के साथ एक अजीब ही रिश्ता है। कभी वो चाहते हैं कि सूर्य देवता निकले और कभी चाहते हैं कि न निकले। गर्मियों में वो उनके तेज से डर जाते हैं। वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो शांत हो जाएं और अगर हो सके तो बादलों के पीछे ही छिप जाएं। वहीं सर्दियों में वो उनसे पूरे तेज से चमकने की गुजारिश करते हैं, जिससे मौसम की सर्दी कुछ कम हो सके। सर्दी का एक ऐसा ही दिन था जब सूरज अपने पूरे तेज से रोशन था और सीता व समीची महल के मुख्य बगीचे में रथ पर घूम रही थी। सीता के आदेश पर हाल ही में बगीचे का पुनर्निर्माण कराया गया था। दोनों ने निजी प्रतियोगिता का निर्णय किया था, एक रथ दौड़।
ये ऐसा खेल था जो सीता को बहुत प्रिय था। बगीचे की तंग गलियां दौड़ के रास्ते का भान कराएंगी। उन्होंने काफ़ी समय से साथ में दौड़ लगाई भी नहीं थी। बगीचे के रास्ते तंग थे, दोनों तरफ पेड़ों से ढके हुए। उनमें से रथ चलाने के लिए खास महारत की जरूरत थी। जरा सी गलती से वो तेज गति से पेड़ से जाकर टकरा सकते थे, जो खतरनाक होने के साथ साथ जानलेवा भी हो सकता था। जोखिम और रोमांच ने दौड़ को और भी दिलचस्प बना दिया था। यह हाथों व आंखों के तालमेल और सहज भाव की परीक्षा थी। दौड़ बिना किसी समारोह के शुरू हो गई। हैया! अपने घोड़ों को हाँक देती हुई सीता चिल्लाई, उन्हें आगे दौड़ने को प्रोत्साहित करते हुए। तेज और तेज। समीची भी गति बढ़ाते हुए नजदीक आ रही थी। सीता ने तुरंत पीछे देखा। उन्होंने देखा कि समीची अपने रथ को दाहिनी तरफ से आगे लाने की कोशिश कर रही थी। सीता ने आगे देखते हुए अपने घोड़ों को जरा सा दाहिनी ओर खिसका लिया, जिससे पहले मोड़ पर समीची के आगे निकलने का मौका चूक गया। नहीं, समीची चिल्लाई। सीता ने मुस्कुराते हुए अपने घोड़ों से फुसफुसाया, चलो। उन्होंने अगले मोड़ को बिना घोड़ों की गति धीमा किए पार कर लिया। रथ जरा सा दाएं को झुका। सीता ने बड़ी कुशलता से पैरों का संतुलन बनाते हुए बाईं ओर थोड़ा झुकते हुए तेज गति से भागते रथ को केंद्रित कर लिया। रथ अब संतुलित होकर आगे बढ़ रहा था और घोड़े तो मानो हवा से बातें करते जा रहे थे। हैया! अपना चाबुक हवा में मारते हुए सीता फिर से चिल्लाई। आगे थोड़ी दूर सीधा और तंग रास्ता था, जहां से पिछले रथ का आगे निकलना लगभग असंभव था। गति बढ़ाने के लिए यह अच्छा समय था। सीता ने अपने घोड़े को जोर से चाबुक लगाया, आगे दौड़ाते हुए। समीची भी लगभग नज़दीक ही थी। आगे एक और मोड़ आने वाला था। मोड़ से पहले रास्ता चौड़ा होना था। समीची को आगे बढ़ने का मौका देते हुए सीता ने दाहिनी ओर से लगाम खींचते हुए घोड़े को केंद्र में रहने का निर्देश दिया, जिससे दोनों ही तरफ कम से कम रास्ता बचे और समीची आगे न निकल पाए। हैया! सीता ने समीची की तेज आवाज़ सुनी। अपने पीछे बाईं ओर उसकी आवाज़ सामान्य से तेज थी, जैसे वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने अपनी दोस्त को ठीक से आंका। कुछ पल बाद सीता ने झटके से मोड़ लिया, लेकिन उम्मीद से विपरीत दाहिनी तरफ से, उस तरफ के रास्ते को रोकते हुए। समीची बाईं तरफ के मोड़ में उलझ गई। सीता ने उसका ये मौका भी छीन लिया था। सीता को समीची के हुंकारने की आवाज़ आई। हंसती हुई सीता ने एक और बार घोड़े को चाबुक लगाया, तेज गति से मोड़ लेते हुए। अगले मोड़ से रास्ता बिल्कुल सीधा था और तंग होता जा रहा था। फिर से हैया! सीता समीची जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ में कुछ था, डर। तभी सीता का रथ पलट गया। सीता ने समय पर छलांग लगा दी, हवा में ऊपर। घोड़े नहीं रुके थे, वो दौड़ते जा रहे थे। हवा में ही सीता ने अपना सिर नीचे कर लिया और पैर मोड़कर घुटने छाती से सटा लिए। उन्होंने अपने सिर को हाथों से घेर लिया, सिकोड़ने की मुद्रा में। सीता के लिए पूरा विश्व धीमी चाल से चलने लगा था। उनके भाव सचेत थे, बाकी सब धुंधला गया था। मुझे जमीन पर आने में इतनी देर क्यों लग रही है? धड़ाम! दर्द की एक तेज लहर उनके बदन में दौड़ गई। जैसे ही वो कंधों के बल जमीन पर गिरी, उनका शरीर फिर से हवा में उछला, गति की वजह से लुढ़कता हुआ। राजकुमारी! उन्होंने अपना सिर अंदर की तरफ मोड़े रखा। उन्हें अपना सिर बचाना था। वो पीठ के बल आकर गिरी। सख्त जमीन पर बार बार लुढ़कने के कारण शरीर पर बहुत सी खरोंचें आई थीं। उनके चेहरे पर एक हरी लहर सी आकर टकराई। सटाक! वो पेट से जोर से टकराई थी। उनकी कमर में तेज दर्द था, अचानक से सुन्न होता हुआ सा। लेकिन उनकी आंखों को दुनिया अभी भी घूमती हुई जान पड़ रही थी। बेसुध हुई सीता अपने आसपास के माहौल को याद रखने की कोशिश कर रही थी। समीची ने अपना रथ रोक लिया था और तेजी से उस पर से कूदी थी। वह राजकुमारी की तरफ दौड़ती आ रही थी। सीता का अपना रथ आगे तक खींचा था। सख्त सड़क पर रथ की धातु रगड़ने से हवा में देर तक चिंगारियां भी निकली थी। अव्यवस्थित घोड़े और तेजी से दौड़ रहे थे। सीता ने समीची को देखा, मेरा रथ लाओ, और फिर उनके होश खो गए। जब सीता की आंख खुली तब तक अंधेरा हो चुका था। उनकी पलकें भारी हो रही थीं। उनके होठों से हल्की सी कराह निकली। उन्हें एक घबराहट भरी चीख सुनाई दी। दीदी, आप ठीक तो हो ना? मुझसे बात करो। वो उर्मिला थी। मैं ठीक हूँ उर्मिला। उनके पिता ने धीमे से छोटी बच्ची को डांटा। उर्मिला, अपनी बहन को आराम करने दो। सीता ने अपनी आंखें खोलकर कई बार पलकें झपकाईं। बहुत सी मशालों की रोशनी से कमरा भरा पड़ा था। उससे उनकी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने अपनी पलकें बंद होने दी। कितनी देर? मैं यूं
पूरा दिन दीदी? सिर्फ एक दिन? मुझे तो काफ़ी समय लग रहा था। उनके पूरे बदन में दर्द हो रहा था, सिवाय उनके बाएं कंधे के और उनकी कमर के। वो सुन्न थे। दर्द निवारक, शायद अश्विनी कुमार ने औषधि दी होगी। सीता ने फिर अपनी आंखें खोली, धीरे से, रोशनी को धीरे से अपनी आंखों में आने देते हुए, अपनी पुतलियों को व्यवस्थित करते हुए। उर्मिला बिस्तर के पास खड़ी थी, दोनों हाथों से चादर को पकड़े हुए। उसकी गोल आंखें आंसुओं से भरी थी, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उनके पिता जनक अपनी छोटी बेटी के पीछे खड़े थे। सामान्यतः उनके शांत चेहरे पर आज चिंता की लकीरें थी। वो अभी एक गंभीर बीमारी से उबरे थे। उन्हें ऐसा तनाव नहीं लेना चाहिए था। बाबा, सीता ने अपने पिता से कहा, आपको आराम करना चाहिए, आप अभी भी कमज़ोर। जनक ने न में अपना सिर हिलाया। तुम मेरी ताकत हो, जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। आप अपने कक्ष में जाइए बाबा, मैं चला जाऊंगा, तुम आराम करो, बातें मत करो। सीता ने अपने शिविर से परे देखा। समीची वहाँ खड़ी थी और अरिष्ट नेमी भी। सिर्फ वही थे जो शांत दिखाई दे रहे थे, परेशान हुए बिना। सीता ने गहरी सांस ली। उन्हें अपना बढ़ता गुस्सा महसूस हो रहा था। समीची? जी राजकुमारी। समीची ने तुरंत बिस्तर के पास आकर कहा, मेरा रथ? जी राजकुमारी, मुझे वो देखना है। जी राजकुमारी। सीता ने ध्यान दिया कि अरिष्ट नेमी सहज हो गए थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, प्रशंसा वाली मुस्कान। आपको क्या लगता है, कौन आपको मारना चाहता है? अरिष्ट नेमी ने पूछा। रथ दुर्घटना को 5 दिन हो चुके थे। सीता बिस्तर पर बैठने लायक हो गई थी, थोड़ा बहुत चल भी लेती थी। वो एक सिपाही की तरह खा रही थी, जिससे जल्दी से अपना ऊर्जा स्तर बढ़ा सजग हो सके। पूरी तरह सही होने में कुछ सप्ताह लगने वाले थे। उनकी बाईं बाह पर गलपट्टी बंधी थी। उनकी कमर पर नीम का गाढ़ा लेप लगा हुआ था, जिसमें कोशिकाओं को दुरुस्त करने की बूटी भी मिली हुई थी। उनके शरीर पर कई जगह छोटी छोटी पट्टियां बंधी थी, जिससे उनके घाव और खरोंचे जल्दी से ठीक हो सके। इसका पता लगाने के लिए व्योमकेश होने की जरूरत नहीं है, सीता ने लोक कथाओं के लोकप्रिय जासूस का नाम लेते हुए कहा। अरिष्ट नेमी हल्के से हंस दिए। रथ सीता के अयुरालय के बड़े से शिविर में लाया गया था। सीता ने पूरी तरह उसकी जांच की थी। काम बहुत सफाई से किया गया था। दूसरी प्रकार की लकड़ी से 2 मुख्य छड़ों को बदल दिया गया था। वो लकड़ी देखने में रथ की बाकी लकड़ी के ही समान थी। दिख तो मजबूत रही थी, लेकिन वास्तव में थी कमज़ोर। उन छड़ों पर जो कील ठोकने के निशान थे वो ताज़े थे, हालांकि जानबूझकर पुरानी कीलों का ही इस्तेमाल किया गया था। जब पहिए सख्त जमीन पर तेजी से मुड़ रहे थे तो उनसे पड़ने वाले दबाव से वो छड़ टक से टूट गई। छड़ की कील नीचे जमीन पर जाकर धंसी, जिससे तेजी से घूमते पहिए अचानक से जाम हो गए और रथ उन छड़ों पर से पलटकर दूर जाकर रुका। काम बहुत सफाई से किया गया था। जिसने भी ये किया था उसमें बहुत सब्र रहा होगा। ये जरूर कई महीनों पहले किया गया होगा, या शायद सालों पहले। इसका पुराना दिखना बहुत ज़रूरी था, जिससे कमी पकड़ में न आ सके, जिससे मृत्यु को दुर्घटना का नाम दिया जा सके, न कि हत्या का। सीता ने महज किले ठुकने के निशान देखकर पूरे षड्यंत्र को समझ लिया था। रथ सीता का था तो यकीनन लक्ष्य भी वही थी। वही एक अकेली थी जो मिथिला और इसके दुश्मनों के बीच की राह की रुकावट थी। उर्मिला शादी करके वैसे भी चली ही जानी थी, और जनक, खैर सीता के जाने के बाद बस कुछ ही समय की बात होती। वो वाकई खुशकिस्मत रही थी। दुर्घटना आखिरी मोड़ पार करने के तुरंत बाद घटी थी, जिससे घुमाव की वजह से सीता का शरीर रथ की दिशा से विपरीत जाकर गिरा था। नहीं तो वो रथ के पहियों और धातु के नीचे कुचल जाती। इससे दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई होती। आप क्या करना चाहती हैं? अरिष्ट नेमी ने पूछा। सीता के मन में इस दुर्घटना के पीछे षड्यंत्रकारी को लेकर कोई शंका नहीं थी। मैं तो उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाली थी। सच कहूँ तो वो शाही परिवार के प्रमुख भी बन सकते थे। आखिरकार मेरी योजना बड़ी है। मुझे क्या चाहिए था? सिर्फ अपने पिता और बहन की सुरक्षा और अच्छी देखभाल, और मेरे नागरिकों की देखभाल, बस इतना है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इंसान लालची होते हैं, वो मूर्ख होते हैं, वो हालातों को गलत आंकते हैं। और वैसे भी याद रखो, मलय पुत्रों के अलावा और कोई आपकी विशेष नियति के बारे में नहीं जानता। शायद वो आपको भविष्य के शासक और बड़े खतरे के रूप में देखते होंगे। गुरु विश्वामित्र कब वापस आने वाले हैं? अरिष्ट नेमी ने कंधे उचकाए। मैं नहीं जानता, तो इसे हमें खुद ही सुलझाना होगा। आप क्या करना चाहती हैं? अरिष्ट नेमी ने दोहराया।
गुरु विश्वामित्र सही थे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, कभी इंतजार मत करो, पहले अपना हिसाब चुकता करो। अरिष्टनेमि मुस्कुराए। घर में घुसकर मारना? मैं इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकती। मिथिला एक युद्ध का भार नहीं झेल सकता। आपके मन में क्या है? ये एक दुर्घटना ही जान पड़नी चाहिए, जैसे मेरी दुर्घटना थी। हाँ, ऐसा ही होगा, और हमला मुख्य आदमी पर नहीं हो सकता। अरिष्टनेमि ने त्योरी चढ़ाई। मुख्य आदमी बस रणनीतिकार है, और वैसे भी मैं उस पर सीधे प्रहार नहीं कर सकती। मेरी माँ ने मना किया था। हमें उसके दाहिने हाथ पर वार करना चाहिए, जिससे वो योजनाएं पूरी कराने का सामर्थ्य खो बैठे। सुलोचन सुलोचन शंकरशय का प्रधानमंत्री था, सीता के चाचा कुशध्वज का विश्वास पात्र, वो आदमी जो अपने राजा का हर काम करता था। सुलोचन के बिना कुशध्वज अपाहिज हो जाएगा। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। अरिष्टनेमि का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। काम हो जाएगा। सीता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आप वाकई विष्णु बनने के काबिल हैं, अरिष्टनेमि ने सोचा। जो विष्णु अपने लिए नहीं लड़ सकता, वो अपने लोगों के लिए कैसे लड़ेगा? मारा ने अपना दिन और समय चुन लिया था। गहमा-गहमी भरे शरतकालीन नवरात्रों के बाद उत्तरायण आता है, जिसे सूरज की उत्तर दिशागामी होने की शुरुआत माना जाता है। इस दिन जगत का पोषक सूर्य दूर उत्तरी गोलार्ध में होता है। यहाँ से उसके उत्तर में आने के 6 महीने के सफ़र की शुरुआत होती है। उत्तरायण एक तरह से नवीकरण का अग्रदूत होता है, पुराने की मृत्यु, नए का जन्म। पहले प्रहर का पहला घंटा था। आधी रात के बाद ही नदी पोत क्षेत्र के अलावा पूरा शंकरशय नगर सो चुका था। थके और खुश लोगों की संतुष्ट नींद। त्योहार ऐसा काम कर ही देते हैं। हालांकि नगर के रक्षक उन थोड़े लोगों में थे जो जाग रहे थे। हर घंटे पर उनकी लगाई हांक पूरे शहर में सुनाई दे रही थी, जागते रहो। शुक्र था कि सारे रक्षक उतने कर्तव्यपरायण नहीं थे। ऐसे 20 रक्षक प्रधानमंत्री सुलोचन के महल के एक कक्ष में एकत्र थे। ये समय उनके आधी रात के आहार का था। उन्हें अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आहार तो महज बहाना था। दरअसल वो कक्ष में कुछ देर आग पर हाथ सेकने जमा हुए थे। वो जानते थे कि ये बस अल्पावकाश है, जल्द ही वो वापस अपनी जगह पर आ जाने वाले थे। सुलोचन का महल पहाड़ी पर बना था, जिसके एक ओर शंकरशय का शाही बगीचा था, दूसरी ओर उदार गंडकी नदी। जगह सच में नयनाभिराम थी, जो नगर के दूसरे सबसे शक्तिशाली इंसान की ही हो सकती थी, लेकिन रक्षकों के लिए उतनी आरामदायक नहीं। महल के उठान की वजह से जंगल से आती ठंडी हवाएं सुहानी नहीं कही जा सकती थी, और इतनी सारी कमियों का सामना करने के लिए रक्षकों के स्थल पर बैठने तक की जगह नहीं थी। तो सेवक सच में रक्षक कक्ष में गरमाई का मजा ले रहे थे। 2 रक्षक महल की छत पर सोए हुए थे, शाही बगीचे के अंत की ओर। उनकी सांसें स्थिर और सम थी, गहरी नींद में सोते हुए। उन्हें कुछ याद नहीं होगा। दरअसल वहाँ याद रखने लायक कुछ था ही नहीं। एक बिना गंध की वाष्प ने उन्हें गहरी नींद में पहुँचा दिया था। वो अब अगली सुबह ही उठेंगे, इस बात का अफसोस करते हुए कि वो काम के समय सो गए थे। वो ये बात किसी जांचकर्ता को नहीं बताएंगे। रक्षक का काम करते हुए सोने की सजा मौत थी। मारा कोई मूर्ख हत्यारा नहीं था। कोई भी निर्दयी इंसान लाठी से भी किसी की जान ले सकता था, लेकिन मारा कलाकार था। मारा को कोई तभी काम सौंपता था जब काम किसी परछाई से करवाना होता था। एक ऐसी परछाई जो अंधेरे से निकलती बस थोड़ी देर के लिए और फिर तुरंत गायब हो जाती, बिना कोई निशान छोड़े, बस पीछे एक लाश छोड़कर। सही लाश, हमेशा सही लाश। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई दूसरी गलत लाश नहीं, किसी जासूसी दिमाग के लिए कोई भी अनावश्यक सबूत नहीं। कलाकार मारा आज अपना बेहतरीन काम करने जा रहा था। सुलोचन की बीवी बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। शरतकालीन नवरात्रों के बाद वो अपने परिवार के साथ वार्षिक अवकाश मनाने जाती थी। सुलोचन भी आमतौर पर कुछ दिनों बाद उनके पास पहुंच जाता था, लेकिन इस बार राज्य के किसी खास काम की वजह से नहीं जा पाया था। प्रधानमंत्री घर पर अकेला था। वास्तव में मारा ने सही दिन और सही समय चुना था। उसे साफ तौर पर बता दिया गया था, कोई समांतर हानि नहीं चाहिए। उसने प्रधानमंत्री सुलोचन के भारी भरकम बदन को देखा, बिस्तर पर लेटे हुए। उसके हाथ उसके बराबर में थे, पैर आगे को फैले हुए, जैसे वो सामान्यतः सोता था। उसने मटमैली धोती पहनी हुई थी, नंगा धड़। उसने बिस्तर के पास की चौकी पर अपना अंग वस्त्र रखा था, सफाई से तहाकर, जैसा कि वो सोने से पहले करता था। उसकी अंगूठियां और आभूषण अच्छी तरह आभूषण के डिब्बे में रखे थे, अंग वस्त्र के पास ही, वैसे ही जैसे वो रखता था।
लेकिन वो सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा था, वो पहले ही मर चुका था। बूटी रूपी जहर उसकी नाक से सफाई से शरीर में जा चुका था, जिसका पीछे कोई नामो निशान नहीं रहेगा। जहर ने तुरंत ही उसके शरीर की मांसपेशियों को जड़ कर दिया था। दिल भी मांसपेशी है, फेफड़ों के नीचे स्थित झिल्ली भी। कुछ ही पल में पीड़ित का दम घुट गया। शायद सुलोचन को इसका एहसास हुआ हो, शायद नहीं हुआ हो, कोई भी नहीं जान पाएगा। और मारा को जानने की परवाह भी नहीं थी। हत्या हो चुकी थी। मारा अब दृश्य स्थापित कर रहा था। उसने तख्ते से पांडुलिपि उठाई। यह एक गणिका और भ्रमणशील व्यापारी की प्रेम कहानी थी। कहानी पहले से ही पूरे सप्त सिंधु में नाटक के रूप में लोकप्रिय थी। सब जानते थे कि सुलोचन को पढ़ना पसंद था और कि उन्हें प्रेम कहानियाँ खास रूप से पसंद थी। मारा सुलोचन की लाश के पास गया और मुड़े पन्नों वाली पांडुलिपि उसकी छाती के पास बिस्तर पर रख दी। सुलोचन पढ़ते हुए सो गया था। उसने शीशे के ढक्कन वाला दिया उठाया, उसे जलाया और पलंग के पास रखी पेटिका पर रख दिया। उसकी पढ़ाई का दिया। उसने कमरे के दूसरे कोने पर चौकी पर रखी शराब की सुराही उठाई और उसे पेटिका पर रख दिया, एक प्याले के साथ। उसने थोड़ी शराब खाली प्याले में डाल दी। प्रधानमंत्री सुलोचन दिन भर की थकान उतारने के लिए शराब पीते हुए प्रेम कथा पढ़ रहे थे। उसने बिस्तर के पास की पेटिका पर एक कटोरा आयुर्वेदिक लेप का रख दिया। उसने लकड़ी की एक दातुन लेप में डुबोई। सुलोचन का मुंह खोला और उसे अच्छी तरह पूरे मुंह में फैला दिया, गले के पीछे तक उतारते हुए। एक वैद्य इस लेप को पेट दर्द और बकवात के लिए ली जाने वाली घरेलू औषधि बताएगा। प्रधानमंत्री बहुत मोटा था। पेट दर्द यकीनन उसकी आम समस्या होगी और उसे यकीनन इन छोटी मोटी समस्याओं के लिए आयुर्वेद की कुछ घरेलू औषधियों के बारे में पता होगा। वह खिड़की तक गया। खिड़की खुली हुई थी, हवा चल रही थी। वह वापस आया और सुलोचन को गर्दन तक चादर उड़ा दी। सुलोचन ने खुद को ढक लिया। उसे ठंड लग रही थी। मारा ने चादर और अंग वस्त्र छुआ और एक सावधान नज़र पूरे कक्ष पर डाली। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे होना चाहिए था, बेहतरीन। सुलोचन ने शुरुआत में दिल के दौरे को पेट दर्द या बदवास की समस्या समझा होगा। अफसोसजनक सामान्य गलती। उसने उसके लिए कोई औषधि ली होगी। औषधि से उसकी तकलीफ कुछ कम हुई होगी किसी तरह। फिर वह एक किताब उठाकर पढ़ने लगा और अपने लिए थोड़ी शराब ली। फिर उसे ठंड महसूस हुई जो दिल के दौरे में होती है। उसने चादर खींचकर खुद को ढक लिया और फिर दिल के दौरे की तेज लहर आई। बदकिस्मत, बेहतरीन बदकिस्मत। मारा मुस्कुराया। मानसिक तस्वीर उतारने के लिए एक बार फिर से वो कक्ष को देखा जैसा वह हमेशा करता था। उसका माथा ठनका। कुछ सही नहीं था। उसने फिर से देखा, पशुओं की सी सजगता से। धत बेवकूफ़ साला। मारा सुलोचन के पास गया और उसकी बाईं बाह उठाई। मरने के बाद शरीर का अकड़ना शुरू हो गया था। कुछ प्रयास करके मारा ने सुलोचन के बाएं हाथ को उसकी छाती पर रख दिया। जोर लगाते हुए उसने उंगलियों को थोड़ा खोल दिया, जैसे आदमी मरते समय दर्द से अपने सीने को पकड़ रहा हो। मुझे यह पहले ही कर देना चाहिए था, बेवकूफ़, बेवकूफ़। अपने काम से संतुष्ट होकर मारा ने एक बार फिर कक्ष पर नज़र डाली। बेहतरीन। अब मामला सामान्य दिल के दोहरे का लग रहा था। वह खामोशी से खड़ा अपने काम को प्रशंसा की नज़रों से देखता रहा। उसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों के पोरों को चूम लिया। नहीं, वो महज कातिल नहीं था, वो कलाकार था। मेरा काम यहाँ पूरा हो गया। वह मुड़ा और तेजी से खिड़की की तरफ गया। ऊपर की तरफ उछला और छत की मुंडेर पकड़ ली। वेग का इस्तेमाल करते हुए उसने कलाबाजी की और अपने पैर मुंडेर पर रख दिए। जल्द ही वो छत पर था। मारा अदृश्य आदमी था। गहरा, न हटने वाला काला रंग जो उसने अपनी त्वचा पर लगाया था और उसके साथ काली धोती निश्चित करती थी कि वो रात में दिखाई न दे। उस्ताद ने संतुष्टि से आह भरी। उसे रात की आवाज़ सुनाई दे रही थी, टिर्र टिर्र करती झिंगुरों की, रक्षक कक्ष से कड़कती आग की, सर्र सर्र करती हवा की, छत पर सोते रक्षकों के मध्यम खर्राटों की। सब वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। कुछ भी कमी नहीं थी। वह शाही बगीचे की दिशा की ओर दौड़ा, बिना झिझके, अपनी गति बढ़ाता हुआ। जब वो छत के किनारे पर पहुंचा, उसने एक बिल्ली की तरह जमीन की ओर छलांग लगा दी। उसकी आगे की तरफ फैली बाहों ने एक पेड़ की लटकती शाखा पकड़ ली। वह शाखा पकड़कर झूल गया और अपने शरीर का संतुलन तने के साथ बैठाकर उसे पकड़कर आराम से जमीन पर उतर गया। उसने फिर दौड़ना शुरू किया। दबे पाँव, खामोश सांसें, कोई अनावश्यक आवाज़ नहीं।
परछाई मारा अंधेरे में गायब हो चुका था, रोशनी में खोने के लिए फिर से